हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं नीट एग्ज़ाम कंप्लीट 1 ईयर रोड मैप के बारे में। अभी नेक्स्ट ईयर जो नीट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये वीडियो इम्पोर्टेंट है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए और वो स्टूडेंट्स जो अभी रिपीटर बैच में जाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अगर आप 12th क्लास में है तो आपको 11th और 12th को कैसे मैनेज करते हुए इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम आज से देखें तो आज से देखने पर अप्रोक्सीमेटली 1 साल हमें मिलता है इस एग्ज़ाम को भी प्रिपेयर करने का। तो ये वीडियो ज़्यादातर ध्यान में रखते हुए 12th क्लास के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। अगर आप क्लास 12th के अंदर हैं और आप प्रिपेयर कर रहे हैं नीट का एग्ज़ाम और नेक्स्ट ईयर आप नीट एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना होगा। 12th क्लास के अंदर आमतौर पे जो सिलेबस कंप्लीशन होता है हर जगह, वो बेसिकली अक्टूबर या नवंबर के एंड तक सिलेबस क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो जब क्लास 12th का सिलेबस कंप्लीट होगा अक्टूबर नवंबर में, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जिस टाइम अक्टूबर और नवंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है उस टाइम आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए किस पे, क्लास 12th के सिलेबस पे। ठीक है, तो जब नवंबर का एंड होगा तो उस दौरान आपको 12th के सिलेबस पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या होनी चाहिए, मजबूत पकड़ होनी चाहिए। लेकिन आपको 12th के सिलेबस के साथ साथ मेरी एक रिकमेंडेशन है, 11th के पोर्शन को भी रिवाइज करते रहना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के मन में कि 11th को कैसे साथ साथ रिवाइज करें। तो इसी रोड मैप के लिए वीडियो बनाई जा रही है, इसीलिए ये कहानी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए साथ साथ डिस्कस करते हैं कि 11th क्लास को कैसे साथ साथ कवर किया जाए क्लास 12th के साथ। यहाँ पे आपका काम आएगा टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट कैसे काम करता है, चलिए ध्यान से देखते हैं। अगर अक्टूबर या नवंबर तक क्लास 12th का सिलेबस कंप्लीट होता है तो 11th के एटलीस्ट 2 पोर्शन है ना, या तो केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स बायो या कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके रिवाइज होने चाहिए। 11th क्लास की बात हो रही है। तो अगर मान लीजिए आपके पास मई से लेकर के मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक की बात अगर मैं करूं तो यहाँ तक आप एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट 11th के रिवाइज कर सकते हो। तो साथ साथ में 12th के साथ में आपको 11th को रिवाइज करना चाहिए। इससे आपका रिवीजन बढ़ता है और जितना रिवीजन स्टूडेंट का होता है उतना ही उसके मार्क्स आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आप एटलीस्ट अगर ये कर सकते हैं, है ना, जितना टाइम आपको 12th के साथ मिलता है तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th क्लास के बायो और केमिस्ट्री को आप साथ साथ रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे इस टाइम पे आपको रिवीजन करना है और वो भी किसका साथ में, 11th क्लास। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के मन में कि सर रिवीजन कैसे करें और किस पोर्शन को कवर करें। तो देखिए, रिवीजन पैटर्न 3 चीज़ों को ही फॉलो करता है। क्लास नोट्स, आपके पास जो भी क्लास नोट्स हैं उन पे जाइए। साथ में आपको बायो के लिए लाइन टू लाइन किसको कवर करना चाहिए, एनसीईआरटी को। ठीक है, ये बेसिकली बहुत मेजरली किस लिए काम करता है, बायो के लिए। साथ में आपको क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम का पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए जो भी चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हैं साथ में उसके क्या करने पड़ेंगे, PYQ। और जो भी टेस्ट आपने 11th क्लास में दिए हैं, 11th क्लास में आपने हर चैप्टर का जो टेस्ट दिया है उसको आपको साथ में कवर करना होगा और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एक सोर्स ले सकते हैं आप, जहाँ पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो कुछ बच्चे असाइनमेंट को सोल्व करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को बुक रिकमेंड होती है तो बुक को सोल्व करते हैं,
कुछ बच्चे 11th क्लास में दिए गए टेस्ट को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। यहाँ पे जब आपने एक चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करके प्रिपेयर कर लिया है, तब जाके आप नेक्स्ट चैप्टर पर जाइए। सरफेस पे आपको कभी भी प्रिपरेशन नहीं करनी है, चैप्टर को डेप्थ तक प्रिपेयर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। तो यहाँ पे आपको मई टू अक्टूबर ट्राई करना है, एटलीस्ट बायो और केमिस्ट्री को आप क्या कर लें, रिवाइज कर लें। तो ये फर्स्ट फेज़ होगा। फर्स्ट फेज़ के अंदर आपको बेसिकली ये कहानी करनी है। आप इसको भी 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। मई जून जुलाई तक आप एक सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आप दूसरा सब्जेक्ट पकड़ सकते हैं। इसको एटलीस्ट अक्टूबर या 15 नवंबर तक लेके जा सकते हैं। चलिए सेकंड राउंड में चलते हैं। सेकंड राउंड स्टार्ट होता है दोस्तों नवंबर से लेकर के जनवरी तक। यहाँ पे क्या कहानी होती है, यहाँ पे आप लोगों का सिलेबस 12th का रिवीजन करने का टाइम है। 11th के 2 पोर्शन आपने क्या कर लिए, रिवाइज कर चुके हो आप लोग। यहाँ आपको 11th का अगर फिजिक्स बचा है तो फिजिक्स को क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। और साथ में कौन सी क्लास को रिवाइज करना है, 12th क्लास को आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, रिवाइज करना है, ठीक है। तो नवंबर से जनवरी आपका मेजरली टाइम किसका रहेगा, रिवीजन का। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, रिवीजन के लिए आपको क्लास के नोट्स, एनसीईआरटी जिस भी सब्जेक्ट में फॉलो करनी है, पीवाईक्यू एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिजिक्स में ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स में ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है कौन, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। फिजिक्स में एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को जो आती है वो क्या है कि कुछ स्टूडेंट के मन में दिमाग में बैठ जाता है कि फिजिक्स टफ है या फिजिक्स उनसे नहीं हो पाएगी। बट मैं रियल में बताऊं तो फिजिक्स इज़ ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। फिजिक्स को थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा लंबा टाइम चाहिए। बायो की तरह काम यहाँ नहीं होता है कि बायो में आपने पढ़ा, लाइन टू लाइन चीज़ें पढ़ी और आपसे क्वेश्चन सोल्व हो गए। बायो में अगर आपको डेप्थ में लाइन को कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप क्वेश्चंस कर पाते हो। कई बार कुछ क्वेश्चंस नहीं भी होते हैं बट ऑलमोस्ट काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ से बन जाते हैं। फिजिक्स में अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है उसके बावजूद भी आपको उनको अप्लाई करना आना चाहिए, जिसके लिए आपको मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस की क्या करनी पड़ती है, प्रैक्टिस। तो फिजिक्स का जो काम है वो थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है। आपको लंबे टाइम तक उस पर लगे रहना है। इवन मैं तो बोलूँगा कि लास्ट तक फिजिक्स पे आपको लगे रहना है। जनवरी में अगर आप यू आर ए गुड स्टूडेंट वर्किंग डेली, है ना, और जनवरी के एंड तक, है ना, आप लोग बेसिकली 11th और 12th को क्या कर चुके हो, रिवाइज कर चुके हो। आगे हम बढ़ते हैं थर्ड फेज में, जहां हम बात करते हैं फेब टू अप्रैल। यहाँ स्टूडेंट को क्या करना होता है, यहाँ स्टूडेंट को बेसिकली रिवाइज करना होता है अपने सिलेबस को। एटलीस्ट 2 टाइम आप सिलेबस को क्या कर सकते हो, रिवाइज। और जितने भी टेस्ट पेपर आप यहाँ दे सकते हो, टेस्ट पेपर को आपको देना होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको साथ में यहाँ अपने बोर्ड को भी मैनेज करना है। तो मैनेज करना है साथ में यहाँ पे बोर्ड के एग्ज़ाम को, और यहाँ बोर्ड के एग्ज़ाम को मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो साथ में यहाँ 12th के बोर्ड एग्ज़ाम को भी आपको क्या करना है, मैनेज। अब देखिए, जिस स्टूडेंट ने जनवरी के एंड तक चीज़ों को रिवाइज़ किया है वो रिलैक्स होकर के बोर्ड के एग्ज़ाम भी दे पाएगा, और साथ में उसकी चीज़ें रिवाइज्ड हैं तो वापस से एक ही रिवीजन में उसका काम हो जाएगा। तो साथ में जब टेस्ट पेपर दे रहा होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे उसके लिए कहानी क्या होगी, एडवांटेज रहेगी। और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम जैसे ही होंगे तो उसको वापस से उसी फॉर्म में आने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी चीज़ें ऑलरेडी क्या हैं, रिवाइज्ड हैं। उसको बस एक बार फिर से अपने सिलेबस को ब्रशअप करना है और टेस्ट देते हुए चीज़ों को सीखना है। तो एक कंप्लीट 1 ईयर रोड मैप है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे वही स्टूडेंट इस काम को कर पाएगा जो D3 या बोले 3D फॉर्मूला को फॉलो करता है। मैं हमेशा हर स्टूडेंट को एक 3D फॉर्मूला देता हूँ, और 3D फॉर्मूला क्या है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी है इसके बारे में। D का मतलब है डिसिप्लिन। आपको अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने एम को लेकर के डिसिप्लिन रहना है। डेली कंसिस्टेंटली काम करना है आपको। कोशिश करना है कि आपका डिसिप्लिन रहे, प्लान ना टूटे। डिसिप्लिन के साथ साथ सेकंड D है जिसमें आप क्या है, डेडिकेशन। आप डेडिकेटेड वे में प्रिपेयर कर रहे हो, तो सेकंड D जो मैं बच्चों को बताता हूँ वो क्या है, डेडिकेशन। थर्ड क्या है दोस्तों, इसमें जो थर्ड D है वो है डायरेक्शन।
देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें डायरेक्शन गलत हो जाए प्रिपरेशन का, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का। कई बार आपकी मेहनत भी होती है, बट डायरेक्शन गलत होने के कारण बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं। तो जो स्टूडेंट डिसिप्लिन है, पहले डेडिकेटेड है, तब जा कर के कोई फैकल्टी, कोई टीचर उसको क्या दे पाता है, डायरेक्शन दे पाता है। अदरवाइज डायरेक्शन का पहले कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट डिसिप्लिन है, डेडिकेटेड है, मेहनत कर रहा है, स्मार्ट वर्क भी कर रहा है। अब उसको जा कर के कहीं पर प्रॉब्लम आती है, साथ में कहीं स्टूडेंट के पढ़ने के बाद भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो तब जाके कौन हेल्प करता है, फैकल्टी हेल्प करता है। और ये चीज़ रियल में हेल्प करती है। और मैं सच कहूँ तो रियल कंपटीशन यहीं पर डिफरेंशिएट करता है। तो प्रिपरेशन को बहुत एंजॉय से प्रिपेयर करिए, मैनेज करके प्रिपेयर करिए। जो स्टूडेंट सबसे अच्छे से डेली डेली काम करते हुए मैनेज करते हैं, उनको प्रिपरेशन का पता नहीं चलता। प्रिपरेशन उनके लिए बहुत ही स्पॉन्टेनियस होती है। तो आप लोग भी प्रिपरेशन को फ्रेम करिए, अपने हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन करिए, और मैक्सिमम जितना कर सकते हैं उसको वहाँ से आउटपुट निकालिए। आज के लिए इतना ही। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम, स्पेशली वो स्टूडेंट जो क्लास 12th के अंदर है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस